हेलो, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था? वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक के अंतर्गत आज कुछ सब टॉपिक्स हैं जिन्हें आज हम लोग क्लियर करेंगे, जिन पर आज स्टडी करेंगे। देखिए, हमारा पहला टॉपिक क्या है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और क्या? एक समान भार वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आज हम लोग इन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, इन टॉपिक्स की स्टडी करेंगे। देखिए, पहला टॉपिक क्या है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आप लोग स्थितिज ऊर्जा के बारे में पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, जैसे एक स्प्रिंग है, अगर उस स्प्रिंग को खींच दें तो क्या होगा? खींचने के बाद या उस स्प्रिंग को दबा दें, खींचने या दबाने के बाद स्प्रिंग में क्या आ जाएगी? कार्य करने की क्षमता आ जाएगी। इस तरीके से देखिए, आप धनुष है, उस धनुष की डोरी जो हम खींच दें तो खींचने के बाद क्या होता है? उसके द्वारा के कार्य करने की उसमें क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो किसी वस्तु की आकृति, विन्यास या स्थिति के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता होती है उसी उस वस्तु की क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। अब आ जाए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए, वैद्युत शब्द पीछे फर्स्ट चैप्टर में हमने बता दी। वैद्युत शब्द का मतलब आप सीधा समझिए आवेश से, चार्ज से। ठीक है, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मीन्स आवेश की स्थितिज ऊर्जा। देखिए, आप जानते हो जो आवेश होता है वो क्या उत्पन्न करता है? वो एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है या वैद्युत बल उत्पन्न करता है। जब बल उत्पन्न करता है तो जो आवेश है उसके द्वारा भी कार्य करने की क्षमता होगी। आवेश में भी कार्य करने की क्या हो जाएगी? क्षमता। आवेश की अपनी स्थिति के कारण, ठीक है, स्थिति आदि के कारण आवेश द्वारा या आवेशों के एक निकाय समुदाय के द्वारा कार्य करने की क्षमता होगी। उसी कार्य करने की क्षमता को, उस आवेश या आवेश निकाय के हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, बहुत व्यापक रूप में देखिए वैद्युत ऊर्जा को किस तरीके डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास देखिए एक चार्ज है, ये आवेश है। ठीक, ये आवेश क्या उत्पन्न करेगा? एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इसके वैद्युत क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र क्या कहलाए? अनंत। ठीक है, तो अनंत के क्षेत्र से, अनंत क्षेत्र से अगर हम किसी चार्ज को कहीं पर लाएं, इसके वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक दूसरे आवेश को लाएं तो क्या होगा? लाने में हमको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार समझिए, ये हमारे पास एक आवेश है। ये आवेश ने अपना क्या किया? ये चलिए, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसका क्या होगा? एक वैद्युत क्षेत्र होगा। इसके वैद्युत क्षेत्र से जस्ट बाहर का क्षेत्र क्या कहलाएगा? अनंत क्षेत्र कहलाएगा। तो हम किसी दूसरे आवेश को इसके वैद्युत क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र से अगर लाएं, चलिए वो भी जो चार्ज है वो चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर लाएं तो लाने में हमको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये कार्य इस आवेश निकाय की क्या कहलाएगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो व्यापक रूप में हम लोग क्या कह सकते हैं कि किसी आवेश निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि आवेशों को अनंत से परस्पर पास पास लाने में किया जाता है। अनंत से परस्पर पास पास लाने में, उनकी वर्तमान स्थिति तक लाने में किया जाता है। ठीक है, एक बार समझ लीजिए कि दो या दो से अधिक आवेश निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि आवेशों को अनंत से परस्पर पास पास लाने में, अनंत से परस्पर पास पास लाने में किया जाता है। ठीक है, ये आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो गई। अब देखिए वैद्युत ऊर्जा की हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखिए, जैसे हमारा एक निकाय है, दो आवेशों से मिलकर बना। ठीक, दो आवेशों के निकाय के लिए एक निकाय है, एक सिस्टम है जो आवेश दो आवेशों से मिलकर बना है, उसकी हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। देखिए, ये मान लेते हैं कि एक हमारा आवेश निकाय है जो कि दो आवेशों Q1 और Q2, ठीक है, इनसे मिलकर बना है। देखिए, यहाँ पर जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वैद्युत ऊर्जा को,
उसमें जो आवेश होते हैं वो कैसे होते हैं, बिंदु आवेश होते हैं। ठीक है, बिंदु आवेश के बारे में आपको पीछे बता दिया। तो ये बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश Q1 Q2 है, प्रेजेंट मान लीजिए एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। तो इनकी वैद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होगी, इनकी वैद्युत स्थिर ऊर्जा उस कार्य के बराबर होगी जो कि अनंत से इन आवेशों को वर्तमान स्थिति तक लाने में किया जाएगा। ठीक, इनकी वर्तमान स्थिति क्या है कि वर्तमान में दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। तो ये रखने पर पहले आवेश को कहाँ कर दिया, अनंत पर। अनंत का मतलब एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र से बाहर कर दिया था। अब उसके बाद अनंत से इनकी वर्तमान स्थिति तक लाए, तो लाने जो वर्क हुआ, लाने में जो कार्य किया गया भावक द्वारा, वो इस आवेश निकाय की क्या कहलाएगी, वैद्युत स्थिति ऊर्जा। इसको देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम ये मान ले रहे हैं कि ये वाला जो चार्ज है वो यहाँ नहीं है, वो कहाँ, अनंत पर है। ठीक है, ये वाला Q2 आवेश इस पोजीशन में ना होकर के कहाँ, अनंत पे है। तो देखिए आवेश जो Q1 है, Q1 आवेश के कारण, देखिए ये आवेश लिखा है, हम इसको A भी मान लेते हैं। तो Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव कितना हुआ आप जानते हो, बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर विभव कितना होता है, B = 1/4πε0 Q1/r। ठीक है, जबकि दोनों आवेश कहाँ रखे, y या निर्वात में। ठीक है, इस आवेश के कारण यहाँ पर इतना विभव उत्पन्न होगा। ठीक है, अब हम आवेश Q2 को अनंत से इस बिंदु तक लाएं, तो लाने में किया गया कार्य कितना होगा, Q2 को लाने में कृत कार्य, जो कितना कार्य हुआ आप जानते हो, पीछे पढ़ा था, कार्य बराबर आवेश कितना है, Q2 × विभवांतर। ठीक है, इसको कहां से लाए, अनंत से, और यहां तक लाए, जिस पॉइंट पर लाए उस पर विभव कितना है, V, और अनंत पर विभव कितना होता है, 0। तो अनंत और बिंदु B के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, V - 0। ठीक है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q2 × V की वैल्यू रख दो, तो कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q1/r। तो W पर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r। ठीक है, देखिए तो इन आवेश, इसका मतलब ये हो गया कि आवेश निकाय को अनंत से पास लाए, कितनी दूरी तक ले आए, जबकि उनकी प्रेजेंट में दूरी r रह गई है, कितने पास लाए, इतने पास लाने में कितना वर्क करना पड़ा, ये W = 1/4πε0 Q1 Q2/r। तो ये जो वर्क हुआ वही वर्क किसके बराबर हो जाए, इनकी इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और पोटेंशियल एनर्जी किससे डिनोट करते हैं, U से। तो ये U हो जाएगा, U = 1/4πε0 Q1 Q2/r। ठीक है, ये हो गई इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा, और इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। ऐसा यूनिट क्या होती है, वैद्युत स्थिति ऊर्जा की जूल होती है। ठीक है, ये आपकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा के लिए फॉर्मूला आया, जबकि जो निकाय है वो दो आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, अगर देखिए कोई आवेश निकाय 3 आवेशों से मिलकर बना हो तो क्या कर लेंगे, 3 आवेशों से बने निकाय के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारा निकाय 3 आवेशों से मिलकर बना है, तो उसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा कैसे निकालेंगे। देखिए हमारा एक कोई आवेश निकाय है जो किससे मिलकर बना, 3 आवेशों से। देखिए आप यहाँ पे 3 आवेश है, एक आवेश ये Q1 है, ये हमारा कोई आवेश निकाय A B, इस तरीके से A B C, इसमें 3 आवेश हैं, Q1 Q2 Q3। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में रखे हो सकते हैं। ठीक है, सीधी लाइन में ऐसे इस तरीके से रखे हो सकते हैं, देखो Q1 Q2 और Q3, इस तरीके से A B C। ये हमारा आवेश निकाय 3 आवेशों से मिलकर बना है। तो इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा, इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर एक युग्म ये हो गया, 2 आवेशों से मिलकर ये बना है,
ठीक, एक युग ये हो गया, दो आवेश मिलकर ये बना रहे हैं, और एक ये हो गया। तीनों की क्या करेंगे, अलग अलग वैद्युत स्थितियां, तीन हमारे यहाँ पर पेयर बन गए, युग बन गए, उनकी वैद्युत स्थितियां अलग अलग निकाल करके सबका क्या करते हैं, बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब ये, अगर कोई आवेश में, यहाँ तो चलो तीनों आवेश पॉजिटिव है, अगर कोई नेगेटिव होता है तो चिन्ह सहित को लेंगे। इनके बीच की दूरी देखिए, हम मान लेते हैं R12, ये दूरी मान लेते हैं R23, और ये दूरी मान लेते हैं R31, ठीक है। इस आवेश निकाय की, अब देखिए यहाँ से वैद्युत स्थितियां, इस आवेश निकाय की वैद्युत स्थितियां कितनी हो जाएगी, U बराबर, एक एक का देखते जाइए, सबसे पहले इसकी निकालिए तो कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन, देखिए कितना डिस्टेंस कितनी, R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखिए अब इसकी निकालेंगे, आप देखिए कितनी हो, Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब इसकी निकाल लेना, तो ये देखिए Q3 Q1 अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन R31, ठीक। अब देखिए यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या कर रहे हैं, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अंदर देखिए आप क्या बचेगा, अंदर बचेगा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q1 अपॉन R31, ठीक है। ये इस आवेश निकाय की वैद्युत स्थितियां का फार्मूला है। ये 3 के लिए हो गया, इस तरीके से हम 4 के लिए निकाल लेंगे, 5 के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पर 3 आवेश निकाय थे, यहाँ पर जो आवेशों का के निकाय कितने बने थे, 3, 1 2 3, यानी दो आवेशों का यहाँ पेयर बन गया, एक पेयर ये युग्म और एक युग्म ये, ठीक है। तो देखिए हर आवेश इसमें आप मिलेगा 2 बार आ रहा है, Q1 एक यहाँ आया, फिर यहाँ आया, और यहाँ पे Q2 2 बार आया, Q3 भी 2 बार आया। तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए U इक्वल 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I बराबर 1 to 3, क्योंकि इसमें 3 चार्ज हैं, और सिग्मा I बराबर सिग्मा J बराबर 1 to 3 QJ ओवर RIJ, ठीक है। इस तरीके से आपका आएगा। यहाँ पर देखिए आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर J नॉट इक्वल I, ठीक है। जब इसको खोलेंगे, देखिए यहाँ 1/2 का मल्टीप्लाई क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ पर जो भी चार्ज हैं, जितने भी आवेश होंगे, अगर आपके कोई निकाय 3 आवेशों से मिलकर बना है, कोई निकाय 4 से मिलकर बना है, 5 से 6 से 8 से 20 से कितने से मिलकर बना होगा, उसमें हर आवेश कितने बार आएगा, 2 बार आएगा। इसलिए यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर दिया गया, 1/2 का मल्टीप्लाई किया गया बाहर, ठीक है। देखिए जब इसको खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, जैसे आप यहाँ लिखेंगे I बराबर 1, तो क्या आ जाएगा Q1। फिर देखिए J बराबर 1, लेकिन यहाँ पर J बराबर 1 लिखकर क्यों, अगर आप J बराबर 1 लिख दोगे तो I और J बराबर हो जाएगा। हमने लिखा J नॉट इक्वल I, तो फिर J को अगले टर्म से स्टार्ट करेंगे, तो अगले अंक से स्टार्ट करेंगे। J बराबर क्या लिखोगे यहाँ पे 2, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे खोलो 1/4 नॉट Q1 और Q2 अपॉन R12, इस तरीके से आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और ये आपका किसके लिए आ जाएगा, जब कोई आवेश निकाय 3 आवेशों से मिलकर बना है, ठीक है। अब अगर इसी तरीके से बिल्कुल देखिए, कोई आवेश निकाय n आवेशों से मिलकर बना है, n आवेशों से बने निकाय के लिए, ठीक। अगर कोई आवेश निकाय n आवेशों से मिलकर बना है तो बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से हमारा फार्मूला आ जाएगा।
तो उन n आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा का क्या फार्मूला हो गया, U = 1/2। ठीक है, ये 1/2 क्यों आ रहा है, क्योंकि हर आवेश उसमें दो बार शामिल है, 2 आर सबमिट है। जब इसको खोलोगे तो ये 1/2 हटा दिया जाएगा। ठीक है, 1/2 और ये कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I बराबर 1 to n सिग्मा j इक्वल 1 to n, जहाँ j नॉट इक्वल I और क्या है QJ ओवर RIJ। ठीक है, ये n आवेशों से निर्मित किसी निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हमारा कोई निकाय n आवेशों से मिलकर बना हो तो उसमें कितने युग्म हो जाएंगे, आवेशों के कितने जोड़े हो जाएंगे, इसका फार्मूला होगा युग्मों की संख्या इक्वल n × n-1/2। ठीक है, ये इतने युग्म होंगे, इतने वहाँ पेयर होंगे। जैसे देखिए कोई आवेश निकाय 4 आवेशों से मिलकर बना है तो यहाँ n बराबर 4 रखेंगे तो 4 और 4 में से जाएगा 3, 4 × 3/2 तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो उसमें कितने पेयर होंगे, कितने युग्म संख्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये आपका आ गया आवेश निकायों की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के लिए विभिन्न स्थितियों में फार्मूले आए, जिनको आप लोग देख लीजिए एक बार, चाहे शॉर्ट स्क्रीन में ले सकते हैं, देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया कि जब आवेश अपने स्वयं के वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है, 2 या 2 से अधिक आवेश, तो उनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी होती है वो हम लोगों ने अभी पता की अभी। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर कोई आवेश महावैद्युत क्षेत्र में रखा हो, आवेश या आवेश का निकाय, बहुत सारे आवेशों से मिलकर बना हुआ कोई निकाय अगर महावैद्युत क्षेत्र में रखा हो तब उसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, ये अब हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी तक तो हमने क्या किया, कैलकुलेट किया था कि ये चार्ज है, ये आवेश क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र, स्वयं का वैद्युत क्षेत्र। तो स्वयं के वैद्युत क्षेत्र में उसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी होगी वो हमने अभी कैलकुलेट की। अब अगर कोई भी आवेश महावैद्युत क्षेत्र में रखा हो, आवेश या आवेश का निकाय, तब उसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, इसके लिए देखिए हम लोग स्टडी करेंगे महावैद्युत क्षेत्र के लिए। अब किसके लिए, महावैद्युत क्षेत्र के लिए। ठीक, नंबर 1 एक आवेश निकाय के लिए, एक आवेश के लिए। देखिए एक आवेश में एक महावैद्युत क्षेत्र रखा हुआ है, ये एक समान महावैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये एक समान महावैद्युत क्षेत्र है। इसमें यहाँ पर चलिए कहीं पर यहाँ इस पॉइंट पर आवेश क्यों रखा हुआ है, क्या आवेश रखा हुआ है, क्यों आवेश रखा हुआ है, तो हमको क्या पता करना होता है, ये महावैद्युत क्षेत्र में आवेश रखा हुआ है, इसकी क्या ज्ञात करनी है, इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात होगी, बहुत ही सिंपल है, इस आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाना। कहाँ से, अनंत से, अनंत का मतलब वैद्युत क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र से इसको इस बिंदु तक लाएं, तो लाने जो कार्य होगा वो इस बिंदु पर इस आवेश की क्या कहलाएगा, वैद्युत स्थिति ऊर्जा। ठीक है, देखिए इस पॉइंट पर अगर आवेश V हो, सॉरी इस पॉइंट पर अगर विभव V हो, पोटेंशियल V हो, तब किसी आवेश को इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य आप जानते हो, लाने में किया गया कार्य W बराबर। फिर समझ लीजिए, आप समझ बात आ रही, मैं क्या कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि जब कोई आवेश महावैद्युत क्षेत्र रखा हुआ तो उसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, ये कैसे पता करोगे कि उस वैद्युत क्षेत्र के जिस बिंदु पर भी वो आवेश रखा हुआ है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में क्या कुल कार्य पता करना होगा, जितना कार्य होगा वो ही उस बिंदु पर उस आवेश की क्या कहलाएगी, वैद्युत स्थिति ऊर्जा। तो देखिए कार्य पता करने के लिए आप जानते हो कार्य
बराबर क्या होता है आवेश इनटू विभवांतर। तो इस आवेश को अनंत से इस पॉइंट तक लाए। इस पॉइंट पर विभव कितना है विद्युत क्षेत्र की क्या v, और अनंत पर कितना होता है 0। ठीक है, देखिए किया गया कार्य आपका कितना हो जाएगा W = QV। तो इतना कार्य होगा, यह कार्य इस आवेश की के किसके बराबर होगा वैद्युत स्थिति ऊर्जा U = QV। ठीक, समझ गए। जब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ तो उसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी होगी U = QV जूल। ऐसा ही सिस्टम, इसका यूनिट क्या हो जाएगा जूल। ठीक है, ये तो एक आवेश के लिए हुआ। अब यहां पर भी अगर कोई आवेश निकाय दो आवेशों के निकाय के लिए, देखिए अब कोई आवेश निकाय दो आवेशों से मिलकर बना है, सिर्फ दो, और तब उसकी वैद्युत ऊर्जा कितनी होगी। देखिए यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पुनः आ जाइए। ये क्या है, ये महावैद्युत क्षेत्र है, या का महावैद्युत क्षेत्र है। इस महावैद्युत क्षेत्र में देखिए कोई आवेश निकाय है, चलिए आवेश निकाय ए बी है, जो कि प्रेजेंट में r दूरी पर रखा हुआ है, r दूरी पर है, और Q1 Q2 आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, अब इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो आपने अभी वैद्युत ऊर्जा की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि आवेशों को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर उनकी वर्तमान स्थिति तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो इसकी क्या कहलाएगी वैद्युत स्थिति ऊर्जा। ठीक है, देखिए ये आवेश, अब ये मान लेते हैं जो आवेश Q1 है वो कहां पर अनंत पर, तो अनंत से देखिए आवेश Q2 को, आवेश Q1 को अनंत से, अभी कहा था अनंत से बिंदु A तक लाने में कृत कार्य, कितना कार्य हुआ आप जानते हो। देखिए कार्य बराबर क्या होता है बता रहा, आवेश इनटू विभवांतर। तो यहाँ पर आवेश देखिए कितना है Q1 है, और इस पॉइंट पर अगर विभव हम V1 माने, अनंत पर विभव 0 होता है, तो अनंत और इस बिंदु के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा V1 - 0, तो W कितना हो जाएगा Q1 V1। ठीक, आवेश Q1 को अनंत से इस बिंदु तक लाए, तो लाने में इतना कार्य हुआ W1। ठीक है, Q1 V1, तो यह कार्य ही इसकी क्या हो जाएगी वैद्युत स्थिति ऊर्जा। तो U1 = Q1 V1। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी आवेश Q1 को यहाँ लाने में। अब आवेश Q2 को अनंत से यहाँ तक लाएंगे, तो देखिए जब लाओगे आप तो यहाँ पर दो वर्क करने पड़ेंगे भावैद्युत बल को। कौन कौन से भावैद्युत बल को कौन कौन दो कार्य करने पड़ेंगे, एक तो इस आवेश के विरुद्ध, ये आवेश भी तो अपना एक वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे क्रिएट करेगा, तो इस आवेश के विरुद्ध वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा जो भावैद्युत क्षेत्र है E, उसके विरुद्ध भी वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पहले हम आवेश Q2 को अगर इस बिंदु B पर लाएं, तो आवेश Q1 के कारण कितना वर्क करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर Q1 के कारण बिंदु B पर विभव कितना विभव होगा V1 = 1/4π ε0 × Q1/R। ठीक है, इतना पोटेंशियल होगा है। अब आवेश Q2 को जब अनंत से इस बिंदु तक लाएंगे, तो इस पोटेंशियल, जो यहाँ इतना पोटेंशियल है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। नहीं, ये वर्क जो हुआ वो W' क्या हुआ बताइए, कार्य बराबर क्या होता है आवेश Q2 है इनटू विभवांतर। तो अनंत और इस पॉइंट के बीच विभवांतर निकालेंगे, तो अभी इस पॉइंट पर विभवांतर कितना V1, और अनंत में कितना होता है 0, तो W' क्या हो जाएगा Q2 इनटू V1 की वैल्यू कितनी आई, V1 की वैल्यू आई थी 1/4π ε0 × Q1/R, यानी W' कितना हो जाएगा 1/4π ε0 Q1 Q2/R। ठीक है,
जब हम आवेश Q2 को अनंत से इस बिंदु तक लाएंगे तो इस आवेश के कारण इतना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। जब आवेश Q2 को अनंत से इस बिंदु तक लाएंगे तो भावन कौन लाएगा? भावन लाएगा, हम नहीं लाएंगे। तो भावन द्वारा इतना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आई, देखिए यहाँ पर पहले से वैद्युत क्षेत्र है तो इसके विरुद्ध भी महावैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कितना वर्क होगा? महावैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र था पहले से, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध का, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध का, अगर इस आवेश को अनंत से इस बी पॉइंट तक लाएं तो इस वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कितना कार्य हुआ? W डैश बराबर, देखिए क्या हुआ, कार्य बराबर आवेश इनटू विभवांतर, ठीक है। इस भावैद्युत क्षेत्र के कारण पॉइंट बी पर अगर विभव V2 हो अनंत पर 0 हो तो विभवांतर कितना होगा? V2 माइनस 0, ठीक है। फिर समझ लीजिए आवेश Q1 के कारण पॉइंट बी पर विभव अलग होगा और भावैद्युत क्षेत्र के कारण पॉइंट बी पर विभव अलग होगा, ठीक है। तो इसके कारण तो विभव V1 हमने मान लिया था और भावैद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पर विभव V2 मान लिया, तो W डबल डैश इक्वल कितना हो जाएगा? Q2 V2, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाए तो कुल कार्य कितना हो जाएगा? कुल कार्य W2 इक्वल W डैश प्लस W डबल डैश, W डैश इक्वल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 ओवर R प्लस Q2 V2, इतना कार्य हो जाएगा, ठीक है। Q2 आवेश को लाएंगे तो आपने देखा कुल कार्य कितना हो गया? ये कुल कार्य W इक्वल कितना हो जाएगा? W1 प्लस W2, W1 कितना आया था? Q1 B1 प्लस W2 कितना आया? Q2 B2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। तो देखिए इन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर R दूरी पर लाने में इतना वर्क करना पड़ेगा, यह वर्क ही इस आवेश निकाय की किसके बराबर हो गया? वैद्युत स्तूर्य U। तो U बराबर कितना आ जाएगा आपका? U बराबर आपका आ गया Q1 B1 प्लस Q2 B2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R। ये इतनी वैद्युत स्तूर्य हो गई इतने U, ठीक है। इसी तरीके से ये तो 2 से मिलकर बना था और 2 से अधिक से मिलकर बना हुआ, तब भी हम उसकी उस निकाय की वैद्युत स्तूर्य कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका जब आवेश भावैद्युत क्षेत्र रखे हुए आवेश और आवेश का निकाय, तो उनकी वैद्युत स्तूर्य ये आ गया आपकी, ठीक है। इसको देख लीजिए और ठीक है। अब देखिए वैद्युत स्तूर्य के बारे में कुछ हम तथ्य देख रहे हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। किसके लिए महत्वपूर्ण तथ्य? वैद्युत स्तूर्य के लिए। देखिए पहली बात, जो वैद्युत स्तूर्य है वो कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि, ठीक, अदिश राशि होती है। तो जब भी हम किसी आवेश निकाय की वैद्युत स्तूर्य ज्ञात करेंगे तो आवेशों को क्या लेंगे? चिन्ह सहित, उनका मान चिन्ह सहित लेंगे, ठीक है। और देखिए इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? इसका एसआई मात्रक आपका क्या हो जाएगा? जूल। एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। और विमी सूत्र क्या हो जाएगा? ml² T⁻², ठीक, ये हो गया। और देखिए अगला पॉइंट जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत अधिक पूछा भी गया है कि देखिए अगर समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति मीन्स प्लस या माइनस, प्लस क्या? जैसे आपके प्रोटॉन, माइनस क्या आपका? इलेक्ट्रॉन। अगर समान प्रकृति के आवेश हो उनको पास लाएं, देखो
समान प्रकृति के आवेश होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक, क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। तो उनको जब पास पास लाओगे तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, समान प्रकृति के आवेशों को अगर हम क्या करें, पास पास लाएं, पास पास लाने में क्या करना पड़ेगा? प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जब कार्य होगा तो क्या होगा? तो उस आवेश निकाय की वैद्युत स्थितियां बढ़ जाएगी। ठीक है, ये जो ऐसे इनको हम प्रतिकर्षण पास पास लाए तो बहावल द्वारा बल की हुआ, जब बहावल द्वारा बल होगा तो उसकी वैद्युत ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसकी वैद्युत ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी, बढ़ती है। यानी जहां पर ही प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध बल होगा वहां पर वैद्युत ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, और अगर इनको दूर दूर ले जाए तो क्या होगा? बताओ, अगर आप इनको दूर दूर ले जाओगे तो क्या होगा? इनको दूर दूर ले जाओगे तो कार्य स्वयं प्राप्त होगा। दूर दूर तो प्रतिकर्षण दूर दूर ले जाओगे तो क्या होगा? तो प्रतिकर्षण बल, अभी तो पास पास लाने प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य हुआ था, दूर दूर ले जाने में कार्य क्या हुआ? कार्य ये स्वयं करेंगे। ठीक है, कार्य स्वयं द्वारा, जब कार्य स्वयं द्वारा होगा तो वैद्युत ऊर्जा क्या होगी? घटेगी, घटती है। ठीक, ठीक है, ये तो आपकी हो गई समान प्रकृति के आवेशों की। इसी प्रकार अगर विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, जैसे एक प्लस है एक माइनस है, तो इनके बीच पहले से क्या लगेगा? कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। तो इनको पास पास लाने में तो कार्य स्वयं प्राप्त होगा, अतः जब पास पास लाओगे तो इनकी वैद्युत ऊर्जा घटेगी, और जब दूर दूर ले जाओगे तब इस आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य होगा, अतः इनकी वैद्युत ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है एक समान बहावैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान बहावैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, देखिए ये हमारा टॉपिक क्या है? एक समान बहावैद्युत क्षेत्र में, देखिए एक समान बहावैद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान बहावैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये इधर को दिष्ट है, डायरेक्टेड है। इस वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, देखिए इस तरीके से एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक, जो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा हुआ है। ठीक है, एक समान बहावैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर जो रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला बल युग्म का गुण टाउ बराबर कितना होगा? पी ई साइन थीटा। ये हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर पी क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है, ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, थीटा वैद्युत क्षेत्र की दिशा से बना कोण। ठीक है, इस वैद्युत द्विध्रुव को अब हम क्या करें? इस वैद्युत द्विध्रुव को इस जो थीटा कोण पर अभी रखा था, इस थीटा कोण से बहुत अल्प कोण डी थीटा का थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट घुमा करके इस पोजीशन पर ले आए। ठीक, इस वैद्युत द्विध्रुव को हमने कितना घुमाया? डी थीटा, बहुत अल्प कोण, अनंत सूक्ष्म कोण डी थीटा पर घुमाया। जब घुमाओगे देखिए, क्योंकि आप देखते हैं वैसे जैसे वैद्युत द्विध्रुव को यहाँ घुमाओगे तो थीटा बदलेगा, टाउ बदलेगा, लेकिन यहाँ पर जो कोण है, ये जो कोण है उसका मान बहुत कम है, बहुत अल्प है। जब कोण का मान बहुत अल्प है तो हम लोग टाउ को क्या मान सकते हैं? नियत मान सकते हैं। ठीक है, तो द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण डी थीटा से घुमाने पर कृत घूर्णी कार्य घुमाने में किया गया। देखिए जब इसको बहुत कोण भी बहुत अल्प है तो इसलिए टाउ का मान नियत रहेगा, तो घुमाने में जो कार्य हुआ वो भी बहुत कम हुआ, तो घुमाने में किया है कार्य डी डब्ल्यू बराबर जो घूर्णी कार्य होता है, कार्य बराबर होता है बल आघूर्ण इनटू कोणीय विस्थापन। ठीक है, ये इतना कार्य होगा तो डी डब्ल्यू इक्वल टाउ का मान कितना? पी ई साइन थीटा
डी थीटा। ठीक है, घुमाने इतना कार्य होगा, इसको अल्फ कोण डी थीटा घुमाएंगे तो इतना कार्य होगा। अब द्विध्रुव को अगर हम द्विध्रुव को किसी कोण थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में कुल कार्य, देखिए कुल कार्य कितना हो जाएगा, आप इसका क्या करोगे, वर्क करने के लिए कुल कार्य में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल इंटीग्रेशन पी ई साइन थीटा डी थीटा, और कहाँ से कहाँ तक बढ़ाया, थीटा 1 से थीटा 2, इसकी लिमिट हो जाएगी। ठीक है, इतना वर्क हो जाएगा। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इधर आ जाए, देखिए आपका पी ई बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट हुआ क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन थीटा के सापेक्ष समाकलन होना है। अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा डी थीटा थीटा 1 थीटा 2, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा का समाकलन आप लोग बताइए क्या होता है, साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, और ये इसकी लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2 इक्वल ये क्या हो जाएगा, पी ई। अब देखिए यहाँ से लगाएंगे अपर लिमिट, माइनस साइन भी है तो माइनस, अब हम यहाँ पर लगाते हैं अपर लिमिट तो कॉस थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट, ये पीछे बता दिया आपको। देखिए डब्ल्यू इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह को अंदर अप्लाई कर देंगे तो डब्ल्यू इक्वल क्या हो जाएगा, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, यह आपका एक फार्मूला आ गया, इतनी जूल, ये किसका फार्मूला आ गया, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान भाववैद्युत क्षेत्र ई में किसी कोण से घुमाते हैं तो घुमाने में इतना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ स्थितियां हो सकती हैं, कुछ केसेस हो सकते हैं। देखिए अगर क्या क्या केस हो सकते हैं कि द्विध्रुव को उसकी साम्य स्थिति से, साम्य स्थिति का यहाँ क्या मतलब हो जाएगा, जब द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रख दिया जाएगा तो उसकी स्थिति साम्य स्थिति कहलाती है। ठीक है, तो जब उसको साम्य स्थिति से किसी कोण थीटा पर घुमाएं, साम्य स्थिति के लिए क्या हो जाएगा, थीटा 1 इक्वल 0 से किसी कोण थीटा 2 इक्वल थीटा तक घुमाएं तो कितना कार्य हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल देखिए आप यहाँ हो जाएगा पी ई कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, तो डब्ल्यू इक्वल कितना आ जाएगा, पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये इतना कार्य हो जाएगा, ये इतनी। ठीक है, अब देखिए हम ये कहें कि अगर वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से प्रतिसमांतर दिशा में घुमाएं, प्रतिसमांतर के लिए थीटा 2 बराबर कितना आ जाएगा, 180 अंश आ जाएगा। हम कहें कि क्षेत्र की दिशा से उसकी लंब दिशा में घुमाने पर तो क्षेत्र की दिशा से थीटा 1 इक्वल 0 हो जाएगा, और लंब दिशा के लिए कितना आ जाएगा, थीटा 2 इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हम किसी कंडीशन के लिए द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकाल सकते हैं। ठीक है, यह आ गया द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब आपका नेक्स्ट क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जितना मुझे लग रहा है अगर ये टॉपिक भी अगर हम लोग क्लियर करेंगे तो का वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, इससे आपको सुविधा होगी। चलिए ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके।